Hi everyone. In today's lecture, we will discuss the another type to obtain the particular integral of given differential equation. We already discussed how to obtain the particular integral for exponential function, sine cosine function, and the algebraic function. So here, when there is a product of two functions of the type this, a to the power x into v. So here we discuss the method to obtain a particular integral when the function is of the given form. When the function is given in this form, that is a to the power x into v. So we start with type number 4, where x is equal to, means the term on the right hand side is equal to a to the power x into v, where v is any function of x. V may be an exponential function, v is trigonometric function, v is again algebraic function, but the main condition is that this term must be compulsory in this type. अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो ये टाइप कब यूज करेंगे आप, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको जो पहली टर्म चाहिए वो e टू द पावर ax ही चाहिए. तो ये जो टर्म चाहिए यह आपको प्रेजेंट होना ही, तो ये हम यहाँ पे ये केस अप्लाई कर सकते हैं. तो थोड़ा डिटेल इसकी मेथड देखेंगे तो अप्लाई कैसे करना है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आपको मालूम है. पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट क्या होता है हमारा, 1/f ऑफ डी इंटू एक्स. हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/f ऑफ डी x टू द पावर ax इंटू वी. वी कोई भी वैल्यू हो सकती है. अभी इसमें क्या करना है आपको, ये मेथड इस टाइप की है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो आपको बाहर लेकर जाना है, और अगर ये बाहर लेकर गए तो यहाँ पे जो भी डी है उसको रिप्लेस करना है डी प्लस ए से. मतलब यहाँ पे आएगा रिप्लेस डी बाय डी प्लस ए. ये क्या रहेगा, ये मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो ए रहेगा. ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये डी प्लस ए आएगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये डी माइनस ए आएगा, और ये आएगा वी. एंड देन प्रोसीड बाय यूजिंग प्रीवियस केसेस. इसके बाद आपको पुरानी मेथड आपको यूज करनी है. जैसे कि यहाँ पर अगर e टू द पावर एक्स है तो हम क्या करेंगे, d इज रिप्लेस बाय ए करेंगे. अगर यहाँ पे e टू साइन ए एक्स या कॉस एक्स है तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर करेंगे. और यहाँ पे अगर एक्स रेस टू द पावर समथिंग है तो हम यहाँ पे करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालेंगे, फिर उसको ऊपर लेकर जाएंगे, रेस टू द पावर -1 हो जाएगा. उसके बाद हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, टर्म बाय टर्म ऑपरेट करेंगे और बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो जो v है, v का नेचर जो होगा उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा टाइप यूज करना है, लेकिन प्रीवियस टाइप यूज जरूर होगा. यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 तीनों में से कोई ना कोई टाइप यहाँ पर जरूर यूज होगा. तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एक टर्म है कि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है और उसमें भी एक टर्म एक्सपोनेंशियल है तो वो टर्म आपको बाहर लेना है ऑपरेटर से, और जो ऑपरेटर में डी है उसको रिप्लेस करना है डी प्लस ए से. और बाद में जो पुराने केसेस में जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है, बाकी तो कोई नहीं है. इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको जो पुराने वीडियोस है वो आपको पहले देखना है, क्योंकि पुराने मेथड ही आपको अगर मालूम नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो अगर सपोज मैंने आपको वी दे दिया एक्स स्क्वायर, और अगर आपको थर्ड केस ही मालूम नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. अगर मैंने v की आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दे दी, अगर आपको टाइप 1 ही सॉल्व करता नहीं आता तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते. अगर मैंने आपको साइन या कॉस का फंक्शन दे दिया लेकिन आपको टाइप 2 या केस 2 ही मालूम नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. तीनों टाइप में से कोई भी नेचर हो सकता है v का, तो इसीलिए आपको तीनों मेथड आनी चाहिए. तो इसीलिए जिन्होंने भी अभी कुछ नहीं देखा है उनको पहले पुराने वीडियो को देखना है और बाद में इस पे आना है सॉल्व करने के लिए. तो ये हो गया हमारी मेथड, सिंपल मेथड है. एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर ले लो और डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो, और बाद में जो पुरानी मेथड है उसमें से कोई ना कोई मेथड हम उठाकर सॉल्व कर देंगे.
सो इसका यूज करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस 2x। सोल्यूशन। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है आपको और कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये तो पहले मेथड आएंगे। और सॉल्यूशन तो मालूम है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी है। तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करके हमको सी एफ निकालना है और राइट हैंड साइड का यूज करके पी आई निकालना है। तो यहां पे आएगा फिर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके हम दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट रहेंगे हमारा टू फाइंड सी एफ। अभी हर बार डिटेल में वही देख रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी सी एफ कैसे निकालना है। तो सी एफ के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको 0 रखना है। तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वहां पे हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो आपको मिलेगा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। वाई को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद पहले एक बार चेक कर लो कि आपको कितने आंसर मिलने चाहिए। जितना इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर है उतने आपको रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे, आपको 2 रूट्स मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, तो एक मेथड तो आपको मालूम है, कैलसी निकालो, इक्वेशन इनपुट कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और बाकी के 2-3 मेथड है जो मैंने बताया आपको, तो मैं एक मेथड उसमें से यूज करता हूँ। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 6 हो गया और यहाँ पर -5 है। तो मैं इसे 2 नंबर देखता हूँ जिसका प्रोडक्ट ये होगा और सब्ट्रैक्शन या एडिशन ये होगी। तो मेरे पास -3 और -2 अगर लेता हूं मैं, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 होगा। और -3 -2 कितना हो जाएगा, -5। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज -2d -3d। तो इसकी एक पेयर करेंगे और इसकी एक पेयर करेंगे। तो d कॉमन, तो ये आएगा d -2 और यहाँ से -3 कॉमन, माइनस लेने के बाद ये d आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, 3 इंटू 2 6। देखिए एक ब्रैकेट कॉमन है तो d -2 और दूसरा ब्रैकेट होगा d -3। तो d -2 इक्वल टू 0 होगा और d -3 इक्वल टू भी 0 होगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3। तो 2 रूट्स मिल गए हमको। तो दोनों रूट्स कौन से, दोनों रियल है और डिफरेंट है, दैट इज डिस्टिंक्ट है। तो CF का फार्मूला मालूम है आपको, CF का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर CF। 2 रूट्स है तो 2 इक्वेशन लिखो, c टू द पावर mx, c टू द पावर mx, इसको ऐड कर दो। एक को C1 बोलो, एक को C2 बोलो और एक को M1 एक को M2 बोलो। M1 2 M2 3 या M1 3 M2 2 कोई भी पुट करो। तो ये मिलेगा आपको C2 e टू द पावर C1 e टू द पावर 26, C2 e टू द पावर 3x। तो लगे तो इसको नंबर भी दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो 5-6 लेक्चर से हम हर प्रॉब्लम में निकाल रहे हैं। तो ये तो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना ही चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। इसके बाद जिसके लिए हमने ये केस ली है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है हमारा 1/f(d) इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो f(d) मतलब कौन सी वैल्यू है, ये d² माइनस 5d प्लस 6 मतलब कौन सी वैल्यू होती है, f(d), और ये e टू द पावर x इंटू कॉस 2x मतलब क्या हो गया हमारा x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/d² माइनस 5d प्लस 6 और ये हो गया e टू द पावर x इंटू कॉस 2x। ठीक है, तो इसके बाद हम वो फंक्शन का नेचर देखेंगे कि इस फंक्शन का नेचर किस टाइप का है। तो अगर आप
टाइप 1 यूज करेंगे। तो टाइप 1 में आपको चाहिए थी एक्सपोनेंशियल टर्म, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन अकेली नहीं है, सिंगल नहीं है, उसके साथ एक फंक्शन है, तो टाइप 1 यूज नहीं हो सकता। टाइप 2 में फंक्शन चाहिए था हमको कॉस या साइन, कॉस तो है यहाँ पर लेकिन वो भी कॉस अकेला चाहिए था, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं चाहिए था, लेकिन एक्सपोनेंशियल उसके साथ भी है, तो टाइप 2 भी नहीं यूज होगा। टाइप 3 में क्या था, ऑलजेब्रिक टर्म थी, एक्स का पावर, ऑलजेब्रिक तो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो टाइप 3 भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। टाइप 4 में हमने देखा था कि अगर x की वैल्यू e⁴ इंटू वी अगर है तो ये टाइप आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो गया हमारे e⁴ और ये हो गया v, फिर v क्या था, फंक्शन ऑफ x, तो ये टाइप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप में क्या करना था हमको, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था हमारा वो इस टाइप का था, 1/f ऑफ डी e⁴ इंटू ही। तो इसमें क्या करते थे हम, e⁴ को बाहर निकालते थे और जो d है उसको रिप्लेस करना है d प्लस a से, और बाद में जो v का नेचर होगा उस हिसाब से हमको क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो अगर यहाँ पे e⁴ है तो a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे हमारा पास क्या है e⁴x है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हियर a इक्वल टू 1। तो इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मेथड में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर लेना है, ले लिया हमने बाहर, और जो d है उसको रिप्लेस करना है आपको d प्लस a से, तो d इज रिप्लेस बाय d प्लस a कितना है, 1, तो d प्लस 1। तो जितने भी प्रॉब्लम में d है उन सभी d को आपको d प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो ये आएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू d प्लस 1, और जो भी टर्म है ना वो ब्रैकेट में लिखने का ट्राई करो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे तो साइन का जो चेंजेस है वो आपका नहीं होगा, अच्छे से आपका प्रॉब्लम एक्यूरेट आएगा वहां पे। e⁴x इंटू e⁴x तो हमने बाहर ले लिया, इंटू कॉस ट्वाइस x। इसको सॉल्व करेंगे हम ये प्रॉब्लम में, ये जो टर्म है इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। तो सो e⁴x अपॉन 1 प्लस a प्लस b का स्क्वायर d स्क्वायर ट्वाइस d प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5d माइनस 5 प्लस 6 बराबर इंटू कॉस 2x। जो टर्म है उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा। डी स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ऐसे ही रखो, ट्वाइस डी और माइनस 5d कितना हो जाएगा, माइनस 3d, और ये 6 प्लस 1 7 माइनस 5 हो गया 2 इंटू कॉस 2x। अब आएंगे हम इस टर्म पे, तो ये जो टर्म है ये है हमारी इस टाइप की टर्म cos ax, और इसमें क्या करते थे हम, a की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, उसका निगेटिव ले लो और उसको d स्क्वायर को उससे रिप्लेस कर दो। तो ये था हमारा टाइप 2। अगर आपको टाइप 2 मालूम है तो ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको टाइप 2 का सोल्यूशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो d यहाँ पे a मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4, और उसका निगेटिव -4, मतलब d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है आपको, -4 से। तो यहाँ पे e⁴x एज इट इज 1 अपॉन d स्क्वायर को रिप्लेस करता हूँ -4 माइनस 3g माइनस 2 इंटू कॉस ट्वाइस x, तो विच इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको e⁴x 1 अपॉन माइनस 3g माइनस 6। क्या मिलेगा हमको, -3g इंटू -6, कुछ गड़बड़ हुई शायद। यहाँ पे 6 प्लस 1 7 माइनस 5 कितना होता, +2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा, 3g -2, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे cos 2x तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही। अगेन इश्यू वही है कि प्रॉब्लम में d तो बाकी है, और जब तक d एलिमिनेट नहीं होगा तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। और d को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल में ही आप d एलिमिनेट कर सकते हैं। cos में तो हमको d स्क्वायर एलिमिनेट करना है, प्रॉब्लम में तो d स्क्वायर है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे d स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो d स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इसके लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था कि d स्क्वायर अगर नहीं है तो वहां पे कैसे लाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो नंबर है ना उसका हमने कॉन्जुगेट बोला था, कॉम्प्लेक्स में अगर है तो वो कॉन्जुगेट बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान में रखने के लिए कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। आपको क्या करना क्या है,
दोनों में से कोई भी एक नंबर का साइन चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आप यहाँ का साइन चेंज कर सकते या आप यहाँ का साइन चेंज कर सकते। दोनों साइन मत चेंज करो, एक ही साइन चेंज करो। तो हम एक कोई साइन चेंज करेंगे, तो मैं बीच में का साइन चेंज करता हूँ। तो ये नंबर आएगा मेरा 3j + 2। ऑलरेडी हमारे पास 3j - 2 है, तो 3j + 3j + 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -3j + 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा और इंटू कॉस, क्योंकि ये और ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया और उसी टर्म से हमने डिवाइड कर दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सो e⁻x -3j + 2 अपॉन, अभी ये हो गया सपोज a और ये हो गया b, तो ये a और ये b, तो यहाँ पे a - b और a + b का फार्मूला क्या होगा, a² - b²। तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इंटू cos 26 e⁻x, इसको लिख सकते हैं हम 2 - 3j, और इसको सॉल्व करो। 3j का स्क्वायर हो गया 9d² -4 इंटू cos 2x। तो देखिए यहाँ पे d² आ गया, d² आ गया, तो d² को हमको रिप्लेस करना है 2 का स्क्वायर 4 मतलब -4 से, तो कर दो रिप्लेस। सो 2 - 3j 9 -4 -4 इंटू cos 2x। तो 9 इंटू 4 36 -36 -4 -40, cos dx। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें d बाकी है, लेकिन वो d ऊपर है, तो ऊपर का d है तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऑपरेट कर देंगे। तो इसको ऑपरेट करेंगे हम -40, तो 2 इंटू cos 2x कितना हो जाएगा, 2 cos 2x -3 इंटू d ऑफ cos 2x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 2, तो ये टर्म मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आएगा e⁻x -40 2 cos 2x प्लस 3 इंटू 2 6 sin 2x। इसमें से 2 और इसमें से 2 मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20, और ये रहेगा यहाँ पे cos 2x, और 2 बाहर निकला तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो अभी इसमें कहीं पर भी d प्रेजेंट नहीं है। तो अभी d प्रेजेंट नहीं है मतलब क्या होगा, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस प्रॉब्लम का। तो इसके बाद सिंपली क्या करना है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करना है, ऐड करना है और हमारा सोल्यूशन निकालना है। सो लास्ट में कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकाली थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू ये थी, रूट्स 2 3 थी, तो c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x। तो ये होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू प्लस करना है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो e⁻x by 20 इंटू cos 2x प्लस 3 sin 2x, विच इज रिक्वायर्ड जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम एंड हो गया। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने टाइप डिटरमाइन किया कि कौन सा टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीनों टाइप हमने चेक करके देखिए, तीनों टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिर टर्म ऐसी है कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, और हमको मालूम है कि टाइप 4 में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, और उसमें भी एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर आपको ऐसा दिन मिला तो आपको सीधा डायरेक्ट ये टाइप यूज करना है। तो हमने ये टाइप यूज कर दिया। फिर e⁻x को पहले बाहर निकाला, फिर d को रिप्लेस कर दिया d प्लस a से। फिर जो v था सेकंड टर्म, वो अगर जिस टाइप का होगा तो उस टाइप की हमने वहां पे केस अप्लाई कर दी, और प्रीवियस मेथड जो हमने 3 टाइप लिए उसका ही यूज करके हमने क्या किया, उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड कर दिया। और CF तो ऑलरेडी हमने पहले फाइंड किया, CF की मेथड तो वही है, उसको तो चेंज करना ही नहीं है कुछ। तो इसी टाइप से दोनों को अगर ऐड करेंगे लास्ट में, तो हमको मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन, दैट इज द वैल्यू फॉर y। सो इट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है,
एक और प्रॉब्लम लेंगे, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्थ टाइप एंड सेकंड टाइप। तो और एक कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। पहले तो वही है कि अगर LHS RHS दोनों टर्म है तो सोल्यूशन क्या रहेगा, CF प्लस PI, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमको, और ये सिंबॉलिक फॉर्म तो है ही ये। तो क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन इज 1, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म है तो ऑलरेडी वैसे लिखेंगे हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। आपको वो एक स्टेटमेंट लिखना है, जैसे भी प्रॉब्लम मिलता है आपको, तो हमने ये लिख लिया। बाद में सेकंड में क्या आएगा, इस कंप्लीट सोल्यूशन इज, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या रहेगा कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू y में है तो y की वैल्यू रहेगी विच इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इसके अगेन दो टाइप करेंगे। पहला टाइप जो रहेगा वो रहेगा CF निकालना, और दूसरा टाइप रहेगा जो रहेगा PI निकालना। सो टू फाइंड CF, तो CF के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 कर दो, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालो, आपको अभी जो मेथड लगती है उस मेथड से यूज करो आप। तो इसके जो रूट्स है ना वो आ जाएंगे, आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा आपको, d माइनस 2 का स्क्वायर। अगर मैंने डायरेक्ट देखा ना तो इसका स्क्वायर ही है ये, देखिए a माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करके देखिए, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर, तो d माइनस 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये d माइनस 2 इंटू डी माइनस 2। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और d की वैल्यू भी कितनी होगी 2। तो ये रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल। सो रियल और इक्वल है तो क्या आएगा, CF। दो फंक्शन लिखने हैं, एक को C1 बोलेंगे, एक को C2 बोलेंगे। अभी इसको अगर M1 बोलेंगे तो ये और ये तो सेम है, तो इसको भी M1 बोलेंगे, और ये दोनों अगर सेम हो गए तो फिर तो एक ही टर्म मिल गया आपको। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, हमको x लेना है। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर M1x को कॉमन ले लिया, और M1 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो ही हम इजीली निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में देखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, एक एक टाइप यूज करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट आता नहीं है तो आप पहले केस से ट्राई करो, पहली केस कौन सी है, सेकंड केस कौन सी है, थर्ड केस, जो केस वहां पे अप्लाई होगी वो केस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टू फाइंड PI, तो PI का फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 1/f ऑफ डी इंटू एक्स। व्हाट इज f ऑफ डी, 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। एफ ऑफ डी की वैल्यू ये होती है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और हमारा जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है एक्स की वैल्यू, एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। अगेन पिछला प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ऐसे तीनों टाइप है जहां पर एक ही टर्म प्रेजेंट थी, प्रोडक्ट नहीं था। प्रोडक्ट अगर होता था तो सेम फंक्शन का प्रोडक्ट था, मतलब साइन इंटू साइन या साइन इंटू कॉस। लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म का प्रोडक्ट है और दोनों टर्म का नेचर अलग है। यहाँ पे पहले टर्म देखेंगे आप तो ये ऑल्जेब्रिक है, और सेकंड टर्म कौन सा, एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो दोनों टर्म का नेचर अलग है लेकिन उसका प्रोडक्ट है, तो इसको हम कंबाइन तो नहीं कर सकते। और दो टर्म का प्रोडक्ट है तो हमारे पास टाइप 4 ही है। और टाइप 4 में एक और बात है कि एक टर्म आपको कंपल्सरी एक्सपोनेंशियल चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट टाइप 4 यूज करना है। तो टाइप 4 यूज करने के लिए क्या करना है हमको, एक बार और देख लेंगे। एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स इंटू, अगर वी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को बाहर ले लेते और डी को रिप्लेस करते डी प्लस ए से, और यहाँ पे आएगा वी। फिर वी का जो नेचर है उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम ई टू द पावर ट्वाइस एक्स को बाहर निकालते थे, तो ई टू द पावर ट्वाइस एक्स को ले लिया मैंने बाहर, और वो बाहर आने के बाद जो डी है वो किससे रिप्लेस होता है, डी प्लस ए से। तो डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए,
और a मतलब x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो d को रिप्लेस करने हमको d+2 से, तो यहाँ पे d का स्क्वायर, तो ये आएगा फिर d+2 का स्क्वायर, -4 इंटू यहाँ पे d है, तो ये आ गया d+2, ब्रैकेट में लिखना है +4, और रिमेनिंग टर्म कौन से रहेंगे, x3, ठीक है, विच इज इक्वल टू e⁴2x। ये होने के बाद e⁴2x तो सीधे सीधे लास्ट टर्म तक वैसे के वैसे रहेगा, आपको अंदर की टर्म सॉल्व करनी है। तो a + b² करेंगे हम, तो a² ट्वाइस ab, तो 4d आएगा, b² तो 4 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये -4d आएगा, -4 इंटू +2 इज -8 +4 इंटू x3। भी यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट एक टर्म छोड़ के सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 4d कैंसिल, 4 + 4 8, 8 - 8 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी एक ही टर्म बाकी है, e⁴2x 1/d² इंटू x3, ठीक है। तो ये x3 जो होता है, ये x3 जो है ये है अलजेब्रिक टर्म, और अलजेब्रिक टर्म के लिए हम क्या करते थे, नीचे की जो टर्म है उसको लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालो, फिर 1 + d लिखो, फिर उसको ऊपर लेकर जाओ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने का हमको काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म प्रेजेंट है और वो दी की टर्म है से, तो वो कॉमन निकालने के लिए दूसरी टर्म ही हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो प्रोसेस से आप जाओ मत, क्योंकि ये प्रॉब्लम वैसे ही थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम में बताया था कि d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और 1/d मतलब क्या है, उसका रिवर्स, उसका अपोजिट। तो डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो d मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/d मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर एक d है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, d² है तो सेकंड डेरिवेटिव, वैसे ही अगर 1/d है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन, और अगर 1/d² है तो डबल इंटीग्रेशन। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, इस टर्म का हमको डबल इंटीग्रेशन लेना है। तो मैं क्या करता, सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 1/d, d² को कैसे लिखेंगे हम, d इंटू डी, 1/d इंटू x3, बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁴2x 1/d, और 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है, इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। इसको सॉल्व कर दो, e⁴2x 1/d एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x³ कितना हो जाएगा, x⁴4/4, ठीक है। इसमें से जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, तो ये आएगा e⁴2x/4, और अगेन 1/d है मतलब अगेन इंटीग्रेशन, तो e⁴2x/4, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁴4 कितना होगा, x⁵5/5। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, x⁵5/5 इंटू 4 इज 20 e⁴2x, और हमारी जो लास्ट टर्म हो गई ये आ गई x⁵5/5 इंटू 4 इज 20 इंटू e⁴2x। और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कहीं पर भी d प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो कॉमन निकालो, ऑपरेट करो, बाइनोमियल यूज करो, ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर ऐसी टर्म नहीं होती है तो आपको सिंपली क्या करना है, d है तो डेरिवेटिव, 1/d है तो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 2 d थे जापान में, तो इसके डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन एक बार लेना हमको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रोसेस 2 बार करेंगे। तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बाहर रखा और एक का इंटीग्रेशन ले लिया, वो आ गया। फार्मूला कौन सा है हमारे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1/n+1। तो 3+1 मतलब 4/4। इसमें से कांस्टेंट बचाव हम सिर्फ बाहर ले सकते, तो कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, x⁴4 का आगे इंटीग्रेशन आ गया, तो 4+1 मतलब 5/5, तो x⁵5 e⁴2x/20। तो ये हो गया हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और लास्ट में क्या करना है हमको, लास्ट में लेना है सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला था आपने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास 2 रूट्स थे और दोनों रूट्स क्या थे, इक्वल थे, बराबर। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
ये थे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने भी x रेज टू द पावर 5 अपॉन 20 इंटू e टू द पावर 2x। और ये कंप्लीट सोल्यूशन मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से आपको अगर कहीं पर भी आपको दो टर्म का प्रोडक्ट दिखता है और उसमें से एक टर्म अगर एक्सपोनेंशियल मिलती है आपको, तो आपको टाइप 4 यूज करना है। और टाइप 4 यूज करने के लिए आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों आनी चाहिए, क्योंकि v कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल हो सकता है तो टाइप 1 यूज होगा, कॉस साइन होगा तो टाइप 2 यूज होगा, और अगर x रेज टू द पावर m मतलब ऑलजेब्रिक होगा तो टाइप 3 यूज होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए एक और मेथड देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।